ईरान अमरीका कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% इजाफा हुआ। बरतानवी ब्रेंट 90 अमरीकी WTI क्रूड की $84 फी बैरल पर ट्रेड। मोबाइल फोन्स की दरामद में गुज़श्ता माली साल 26% इजाफा हुआ। आज हम $1 अरब 88 करोड़ पर पहुंच गया है। एक साल के दौरान $80 करोड़ का दीगर टेलीकॉम सामान भी इंपोर्ट किया गया। और मुल्क भर में 5G के अब तक 345 टावर्स नस्ब। PTA की काम तेज करने की हिदायत। राइट ऑफ का मसला हल होने के बाद 5G रोल आउट में तेजी आएगी, कंपनियों का मौक़िफ़। आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद कीमत $277.95 पर आ गई है। यूरो को देखें तो आज इसमें 1 पैसे का इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड 45 पैसे महंगा हुआ और इसकी कीमत $374.41 पर आ गई है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड अगर देखा जाए, मुल्क में सोने की कीमत में ₹300 इजाफा हुआ। कीमत 4,24,536 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने जो है वो ₹258 महंगा हुआ है। कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $3 फी औंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,021 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मुल्क के उभरते हुए सेक्टर यानी कि IT का, जिसने जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान एक्सपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर डेटा की बात करें, IT सेक्टर की बरामदात का हजम $4,60 करोड़ रहा है, जिसके बाद ये शोबा मुल्क का तेज तरीन तरक्की करने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है। एक साल के दौरान 21% का बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले माली साल के दौरान बरामदात का हजम $3,80 करोड़ रहा और फ्रीलांसर्स का किरदार भी इस अचीवमेंट में नुमाया रहा है। IT कंपनियों ने $3 अरब की एक्सपोर्ट की, लेकिन फ्रीलांसर्स से पीछे नहीं रहे। फ्रीलांसर्स ने भी $1,60 करोड़ का संगमील उबूर किया है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तानी IT कंपनियों ने जापान और सिंगापुर समेत एशिया पैसिफिक की नई मार्केट्स तक रसाई भी हासिल की। फिर दुनिया भर में 20 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में शिरकत भी की, जहां से नए ऑर्डर्स मिले हैं। फिर IT सेक्टर तो अब टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पर भी आ चुका है। हुकूमत भी इस शोबे पर तवज्जो दे रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। कई साल से पॉलिसी इक़दाम को फ्रीज कर रखा है, तंग नहीं किया जा रहा है सेक्टर को, ताकि इस शोबे की ग्रोथ मुतासर ना हो सके। मसाइल का जिक्र करें तो IT कंपनियों और फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा मसला आज भी कमाए गए डॉलर्स के पाकिस्तान लाने का मुनासिब इंतजाम ना होना है। डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी पेपॉल कंपनी को भी अब तक पाकिस्तान ना लाया जा सका। दीगर कंपनियों से पाकिस्तान डॉलर लाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे साथ आज IT इंडस्ट्री से मुंसलिक पैनल मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सज्जाद सैयद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद अहमद, IT इंडस्ट्री लीडर। फिर मोहम्मद ज़ोहेब खान साहब, साबिक चेयरमैन हैं IT इंडस्ट्री एसोसिएशन के। और परवेज़ इफ्तिखार साहब, IT और टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सज्जाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सज्जाद साहब, अगर सबसे पहले हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो पिछले माली साल पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स थी, इसमें तकरीबन 30% इजाफा बताया जा रहा है। ये $4.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि सिर्फ 5 साल पहले ये तकरीबन $2 बिलियन के अराउंड थी। इस ग्रोथ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे पहले अगर हम इसको समझें, ज़ाहिर टारगेट तो $5 बिलियन का था, अगर वो अचीव नहीं भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में हम देख रहे हैं। सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़े हम प्राउड और ऑनर्ड हैं कि हमने ना सिर्फ अपनी ओवर द लास्ट 2 to 3 years हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, और इवन इन द लास्ट सेक्टर अगर आप देखें तो ग्लोबली जो था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। बहुत हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो भी काफ़ी ख़राब थी। तो इन स्पाइट ऑफ दोज चैलेंजेस हमारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और वी बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो इनोवेटिवनेस है हमारी कंपनीज की, फिर हमारा जो होल ऑफ नेशन अप्रोच थी ना जी इसके लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SIFC, इन सब का बहुत बड़ा किरदार था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा किरदार था। सारी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, प्राइवेट कंपनीज थी, हम सब ने मिलकर इसको चैलेंज किया, इसको एक नेशनल एजेंडा पे लेके आए। और हमने ग्लोबली ना सिर्फ हमने जो बड़ी IT की पावर कंपनीज हैं और जो बड़ी कंट्री पावर हाउसेस कंसिडर होते हैं, ना सिर्फ उनसे कम्पीट किया, बल्कि उनसे हमने जीत के कारोबार अपने मुल्क में की तरफ अट्रैक्ट भी किया। सज्जाद साहब, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ग्रोथ एक ऐसे साल में आई जब दुनिया भर में हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा थी, मुआशी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल भी थी। लेकिन इसके पीछे आपकी कामयाबी की बड़ी वजह क्या थी? क्या फैक्टर्स थे? देखिए, बिकॉज जब होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ जाते हैं ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया।
जो हमारी बहुत एक मेजर स्ट्रेंथ थी। तो कंपनीज को यकीन था कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसीज हैं वो वही रहेंगी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। 5G की इंट्रोडक्शन हुई, हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुटप्रिंट है, वो जरा बेहतर हुआ। हमने स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, विच वॉज अ मेजर थिंग। और हमने अपनी जो मार्केट एक्सेस थी वो बहुत बेहतर की। 70% हमारी मार्केट नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट है, एंड वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू दिस। और जो हमारी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ये हमारी 3-4 बड़ी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं, इनमें हमने मजीद पेनिट्रेशन की। सो ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में मिडल ईस्ट के अंदर चंद चैलेंजेस आए, पर बाकी एरिया में हम इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर सके थे कि हम लोगों ने जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी हम लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जितना कंपेयर अगर हम बाकी इकोनॉमीज को देखें, जितना कंपेरेबल उनका हुआ। जी सही। अच्छा, यहाँ पर एक आपने जिक्र किया 5G स्पेक्ट्रम का, मैं ज़रा चाहूँगा आप इस पर भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ये इससे कितना फ़ायदा पहुँचा है हमारी आईटी इंडस्ट्री को अब तक। ज़ाहिर हम मुसलसल खबरें भी देख रहे हैं, जो नए टावर्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। एक आम सारिफ की बात करें, ज़ाहिर फ्रीलांसर्स को भी हम इसमें देख रहे हैं, और सेकेंडली अगर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इससे 5G स्पेक्ट्रम से किस हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को? देखिए, अभी तो 5G का रोल आउट हो रहा है, पर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी कोई बड़ा काम पाकिस्तान की तरफ राउट होता है या आता है, तो पहली चीज देखते हैं कि इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और इसकी वजह से हमारी रेटिंग और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग है ना, उसमें हमारे मुल्क का नंबर ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां होती है वो आउटसोर्स करने में उनको आसानी होती है, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि कंपनीज इन द वेस्ट, अमेरिका में, यूरोप में, उनके पास चॉइसेस हैं। वो 5-6 मुल्कों में जब अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करती हैं तो उनके पास चॉइसेस होती हैं कि अपने बैक ऑफिस अगर वो पाकिस्तान मूव करते हैं तो उनके पास चॉइसेस होती हैं। पाकिस्तान को देखते हैं, वो हमारे रीजन में और कंट्रीज को देखते हैं। तो अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग बेहतर हो, तो वो भी ज्यादा कंफर्टेबली हमें काम आउटसोर्स कर सकती है। और हमारे लिए तो ये डिजिटल 5G वैसा है जैसे आप समझ लें कि मोटरवेज है ना, यही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अपनी गुड्स और सर्विसेज देंगे। तो जितना स्पीड और जितना रिलायबल होगा, उतना ज्यादा हम अपनी सर्विसेज और गुड्स आराम से पहुंचा सकेंगे अपने सार्फिन की तरफ, जो जनरली वेस्ट में होते हैं। सो 5G इज अ लाइफलाइन फॉर अस। ठीक है, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। परवेज़ इफ्तिखार टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। परवेज़ इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ इफ्तिखार साहब, अगर ओवरऑल हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो आईटी इंडस्ट्री है, इसमें हम ग्रोथ तो देख रहे हैं, अगर मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊँ कि इस ग्रोथ का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा किसको जाता है, ताकि हम ग्रोथ कैसे आई है ये समझ सकें, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, उसको फ्रीज भी रखा गया, फिर प्राइवेट सेक्टर भी था, या फिर हम ये कहें कि फ्रीलांसर्स की अपनी मेहनत थी, या जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटी इंटरप्राइजेज हैं या आईटी कंपनीज हैं, ये उनकी मेहनत थी, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। जी, ये जॉइंट एफर्ट थी। मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक को क्रेडिट जा सकता है। फ्रीलांसर्स ने बहुत काम किया, छोटी कंपनीज ने बहुत काम किया, इनोवेशन लेके आए, बहुत से लोग अपने काम में हायर प्लेन पे आके उन्होंने काम किया, बजाय जिस खाली आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन होने के। गवर्नमेंट ने भी कुछ आसानियां पैदा की। डेफिनेटली स्टेट बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज के रखने और रिमिट करने के लिए जो सहूलियात दी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और लेकिन जनरली एक ग्रोथ, डिजिटल सर्विसेज की ग्रोथ दुनिया भर में हो रही है, और ये उसका भी हमें एक फ़ायदा हुआ, बावजूद इसके कि दुनिया में टर्मोइल रहा, वॉर जैसी सिचुएशन रही है हमारे रीजन में। लेकिन ओवरऑल जो डिजिटल सर्विसेज की मार्केट है वो एक $multi-trillion मार्केट है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, ये उसका फ़ायदा भी हमें हुआ। लेकिन बल्कि मैं कहूँगा हमें थोड़ा सा जो हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे या कर सकते थे या करना चाहिए था, वो उस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हम 5 बिलियन को टच कर जाना चाहिए था हमें इस साल, जो कि पता नहीं हो सका किसी वजह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक डिक्लेयर टारगेट है हमारा कि 2030 तक हम 15 बिलियन तक अपने साहब किस वजह से ये जो $5 बिलियन का टारगेट रखा गया था, अगर ज़ाहिर है सब चीज़ें देखकर ये टारगेट रखा गया होगा, लेकिन क्या वजूहात हैं कि ये अचीव नहीं हो सका? कुछ बुनियादी इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं? जी, बुनियादी फैक्टर्स कोई ये नहीं है जो कि अभी नए हैं, ये पुराने फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फॉर एग्जांपल पिछले सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी फाइबर पेनिट्रेशन बहुत कम है।
स्पेक्ट्रम की बहुत कमी रही 4G में भी। 5G तो अब आया है, अभी 4G अभी आपको जानते होंगे कि हमारा 4G को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बड़े शहरों के बाहर। उसकी वजह लैक ऑफ स्पेक्ट्रम थी, जो कि अभी खैर चंद माह पहले स्पेक्ट्रम तो रिलीज कर दिया गया है। लेकिन और बहुत सी मुश्किलात, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन, वेरी हाई टैक्सेशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आप यूज़र हैं एक टेलीकॉम सर्विस के और आप 100 रुपए का वो लोड करवाते हैं तो 34.5 रुपए तो गवर्नमेंट के टैक्सेस में चला जाता है। हमारे हर सेक्टर से यही इसी तरह शिकायत अगर और यही आप तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है, जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी बेहतरी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ही मौजूद रहिए आईटी इंडस्ट्री लीडर हैं सैयद अहमद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन पाशा हैं। अब ज़ुहैब खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जो ओवरऑल हम आईटी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ज़ाहिर है वो बड़ी मुतासर कुन है। जो हम देख रहे हैं कि टारगेट अचीव अगर $5 बिलियन का नहीं भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो इजाफा हम हर साल देख रहे हैं, 2021 से अगर हम शुरू करें और अब तक देखें तो ये बहुत बड़ा इजाफा है कि $2 बिलियन से आज हम $4.6 बिलियन पर खड़े हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के खासतौर पर मसाइल की बात करें कि पाकिस्तान में शायद आईटी एक वाहिद सेक्टर है जहां गवर्नमेंट ने मुसलसल कुछ टैक्स इंसेंटिव्स और सपोर्ट दी है। कितनी सपोर्ट रही है, खासतौर पर अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले इस पे ये जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि $4.6 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट एज पर स्टेट बैंक है। ओरिजिनल एक्सपोर्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह कि रिपैट्रिएशन अभी भी हमें डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए नहीं दिया गया है, जो कि फ्रीलांसर और आईटी कंपनीज जो हैं बाहर के अकाउंट्स पेनियर यूज़ करके वहाँ पैसे रख के वर्चुअल अकाउंट्स में रिपैट्रिएट आसानी से करती हैं। 3 साल पहले स्टेट बैंक ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, उनका सर्कुलर आ गया था कि डिजिटल जिस वक्त $50 रिटेन अलाउ हुआ था, जिस वक्त कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड अलाउ हुआ था, उसी वक्त ये भी अलाउ किया गया था कि पाकिस्तान के आईटी कंपनीज और बिजनेसमैन को दुनिया भर में बैंक अकाउंट में रिपेट्रिएशन आसानी से दी जाती है। तो पाकिस्तान में भी रिपेट्रिएशन ऑफलाइन जरिए, मतलब फॉर्म साइन करके ना दें, डिजिटल बैंकिंग के जरिए दी जाए, जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो भी हो जाता है तो ये आसानी से हम 1-2 बिलियन ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये कैसे हुआ? 3 साल पहले आपकी एक्सपोर्ट 2 साल बढ़ी नहीं थी, $2.1 बिलियन पे आके रुक गई थी। उसके बाद जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का कायम हुआ, उसके बाद ही आपने देखा कि $50 रिटेन हुआ, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड की इंप्लीमेंटेशन तेजी से हुई। 5-6 ममालिक में, खासतौर पे सऊदी अरब में, हम जब SIFC के साथ पाशा MOITT डेलीगेशन लेके गए, उस वक्त से 15 से 20 आईटी कंपनी रजिस्टर्ड थी, जो इस वक्त 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आईटी कंपनीज वहां फॉर्म हो चुकी हैं। फिर इन 2 सालों में मिडिल ईस्ट के कतर, सऊदी अरब, UAE, फिर US में इन 2 सालों में बड़ा काम हुआ है। सबसे बड़ी चीज होती है ब्रांडिंग। पाकिस्तान हिस्टोरिकली आईटी की ब्रांडिंग नहीं कर पाता था। वी वर वेरी फेमस ऑन, हमारे आम अच्छे हैं, हमारा टेक्सटाइल अच्छा है, हमारे गारमेंट्स अच्छे हैं। इन 2-3 सालों में जो हुकूमत ने, खासतौर पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने विद द सपोर्ट ऑफ SIFC एंड MOITT जो ब्रांडिंग की है, इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। कनाडा में, डबलिन बड़ा में, इम्पैक्ट आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बहुत लेवल पे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की प्रमोशन हुई है। इससे फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और हमारे इकोसिस्टम को हुआ है। पहले बिल्कुल लोग सही। समझते नहीं थे कि पाकिस्तान आईटी में भी बहुत कुछ कर सकता है। एंड आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इस साल कंटिन्यूटी ऑफ 0.25% पॉलिसी और इस अप्रूव हुआ। पोटेंशियल को समझते हुए फैसिलिटेट अगर इस सेक्टर को किया जाएगा तो जाहिर है पोटेंशियल हमें बहुत दिखाई भी देता है। सैयद अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जाहिर है इस वक्त अगर हम हुकूमत के रेफरेंस से बात करें, डिजिटल पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डॉलर्स को वापस यहां पर लेके आना। लेकिन साथ में आईटी इंडस्ट्री, अगर अक्सर जो कैपिटल गेन टैक्स है और जो दीगर रेगुलेटरी मामलात हैं, इस पर हम देखते हैं कि अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि जब हम देखते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट जो FDI का जब हम जिक्र करते हैं, वो इससे इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हो रही है और वो मुतासर हो रही है? हम बड़ी इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं देख रहे आईटी इंडस्ट्री के अंदर। जी, मैं तो ज़ाती तौर पे इतना इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को लेके या FDI। अगर आप देखें पिछले 10 साल की एवरेज ग्रोथ देखें, जो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो 20% होती है आईटी एक्सपोर्ट्स की। यानी गवर्नमेंट अगर कुछ भी ना करे तो 20% तो वैसे ही बढ़ जाती है। और 2020 में आईटी एक्सपोर्ट्स 47% तक गई थी, और इसका पोटेंशियल 200% ग्रोथ तक इजीली हो सकती है। मगर और इसी तरह एफडीआई की बात करें तो हमें कोई एफडीआई पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में सिग्निफिकेंट नहीं नज़र आई। इवन जिनके ऐलानात भी हुए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में, वो भी मटेरियलाइज नहीं हो सकी। और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त नहीं है, कोई मरबूत कोई निज़ाम नहीं है
फॉर एग्जांपल स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जैसे प्रोजेक्ट्स थे, वो भी बिल्कुल स्टक हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं टैक्सेशन की आपने बात की, फॉर एग्जांपल पेरोल टैक्स का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉइज इस वक्त कंपनीज में काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन पे 35% टैक्स लगता है, जबकि फ्रीलांसिंग में वो बगैर टैक्स के 0.25% पे काम करते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से ना तो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में आने को तैयार हैं, बल्कि जो बैठी हुई हैं 18 मल्टीनेशनल कंपनियां, ये भी पाकिस्तान छोड़ने की बातें करती हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, कंप्लायंस के लिए मसले हैं और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उससे गवर्नमेंट ने मुंह मोड़ा हुआ है और आंखें बंद की हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली आईटी सेक्टर को भी ये बड़ी informal- अहम निशानदेही आपने की है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी। परवेज साहब, अगर हम इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाएं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जैसे कि फरमा रहे हैं सैयद साहब भी, कि हम ये देखते हैं कि मुसलसल जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो सर्विसिंग की तरफ रहते हैं और सर्विसेज की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, लेकिन बाकायदा तौर पर जब स्टार्टअप्स की बात आती है या स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात आती है, इस तरफ नहीं बढ़ते। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि ज़ाहिर है वो सारी रेगुलेशंस, वो सारी जो हमारी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर हैं वो इस किस्म के हैं कि वो उसको अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसर्स के हम फ्रीलांसिंग की तरफ ही रहें और इसी तरह के पैसे कमाते रहें। आपको भी यही लगता है? परवेज इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सी रेगुलेशंस की कंप्लायंस से बच जाते हैं फ्रीलांसर रहने से, बल्कि वो टैक्सेशन में भी फ़ायदा होता है उनको। इनकम टैक्स जो है, जो एक रेगुलर एम्प्लॉई देता है कंपनी का, वो जाहिर है कि एक फ्रीलांसर नहीं देता। उसके लिए आसानी पैदा की गई है, लेकिन वो आसानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी जो कि जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, और वो अपने टैक्स बचाते हैं। सो ये लूप होल्स ऐसे हैं जो कि प्लग इन होने की ज़रूरत है। कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू है, कंप्लायंस की भी कॉस्ट होती है। एक छोटी कंपनी के लिए हर रेगुलेशन को कंप्लाई करना, और एक रेगुलेटर नहीं, मल्टीपल रेगुलेटर्स की रेगुलेशंस हैं, और कुछ रेगुलेशंस ऐसी भी हैं जो कि पिछले इंडस्ट्रियल एरा की हैं, जो कि जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी जहां मजदूर काम करते थे, तो वो उनको भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो एक मैसिव रिफॉर्म्स एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने इसमें लीप फ्रॉग करना है, अगर हमने ग्रोथ को एक्सीड करना है। ये 20% ग्रोथ से अनफॉर्चुनेटली काम चलेगा नहीं, अगर हमने अपने वो लॉन्ग टर्म जो हम अहदाफ हैं उनको मीट करना चाहते हैं। टैक्सेशन के रिफॉर्म्स, रेगुलेशन के रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल जो हैं, बैंकिंग के रिफॉर्म्स। अभी देखें, बैंक ने अलाउ कर दिया, स्टेट बैंक ने, कि आप रिमिट कर सकते हैं बाहर, लेकिन उस पर टैक्स है। तो अगर आप बाहर ही पैसे रखते हैं तो वो टैक्स बच जाता है नेचुरली। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है और उन पे डेफिनेटली उनको रिफॉर्म करना है। अनलेस वी डू दैट, हम एक जो लीप फ्रॉगिंग वाला मोड है जिसमें हमें आगे बढ़ना है और अपनी जो ऐसी इकोनॉमी जो हमारी तरह की इकोनॉमीज हैं उन तक पहुंचना है। इंडिया 200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वियतनाम 15 बिलियन, अदर देन द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, उसको मैं अलग रख रहा हूं। 15 बिलियन खाली इसमें फिलीपींस, आप सही एग्जांपल दे रहे हैं। भारत के एक्सपोर्ट किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी के अंदर बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट भी करना है, और जाहिर है हम सर्विसेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ या प्रोडक्ट की जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो किस तरीके से बनानी है, सारी बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू